वाले जहर है। मैं महिको और ग्रो इंडिगो कंपनी से आज आपके साथ बात करना चाह रही हूँ। लॉकडाउन होकर अब 70 दिन हो चुके हैं और इन कठिन दिनों में भी खेती का जो काम होता है उस पर तो कुछ इम्पैक्ट हो नहीं रहा है एक तरह से, क्योंकि खेती का काम किसी चीज के लिए रुकता नहीं है। आप सब अपना ध्यान रखिए इन चैलेंजिंग दिनों में और बीमारी से अपने को दूर रखिए। कृषि जागरण ने आज ये मुझे आपसे चर्चा करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। आज मैं आपसे 3 चीजों के पर चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बीज के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। उसके बाद में बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर जो अपनी कैटेगरी होती है उस पर थोड़ा बात करना चाहती हूँ, और आखिर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज से किस तरह से फार्मर्स को फायदा होता है उस चीज पर बात करना चाहती हूँ। बीज के साथ तो मेरा लंबा रिश्ता है। मैं बचपन से बीज के ऊपर जो संशोधन हो रहे हैं उसके साथ में जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी जब मैं छोटी थी तो हमें खेत पर लेके जाते थे और नए नए वैरायटीज और हाइब्रिड्स के जो ट्रायल्स होते थे वो देखते थे, और उसके परफॉर्मेंस या उसका जैसा पैदावार होती थी उस हिसाब से फिर वो बाजार में बीज आते थे। भिंडी जैसे एक है जो हमारी महिको कंपनी की सबसे पहली प्रोडक्ट हुआ करती थी। उसमें फिर आगे चल कर वैरायटी से हाइब्रिड आए। हाइब्रिड के बाद में आप सब जानते हैं कि जिस तरह से कॉटन क्रॉप में बीटी कॉटन आई, जो भारत में पहली बार उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, और जिससे जब देखते हैं तो कपास की खेती में पूरी क्रांति हो गई। उसी तरह से बीटी बैंगन भी एक हमारा प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, पर आज तक अभी उसे सरकार की परवानगी नहीं है। इसलिए बीटी बैंगन जो है वो बांग्लादेश में उगता है पर भारत में आज नहीं होता है। आप जानते ही हैं कि कैसे बैंगन में कितने सारे फव्वारे लेते हैं किसान भाई, जिससे कि जो उसमें अड़ी आती है उस पर उसका कंट्रोल कर सके। और बीटी टेक्नोलॉजी ये ऐसी है जिससे कि अगर बीटी बीज लगाएं तो उससे वो अड़ी मर जाएगी और हमें फव्वारे की कमी होगी, लगाने की कम जरूरत होगी। इन सब चीजों में बीज में काफी कुछ संशोधन हुआ है, सालों से संशोधन हो रहा है, और उस वजह से आज हम देखते हैं कि फार्मर्स को, किसानों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं और फार्मर्स अपनी चॉइस के, अपने इलाके के हिसाब से जो प्रोडक्ट उनको सूट करते हैं, उनको ठीक लगते हैं, वो करते हैं। उसी तरह से बीज के अलावा मैं एक दूसरी चीज पर जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो है बायो फर्टिलाइजर के बारे में, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजीज के बारे में। बीज के मुकाबले इन चीजों पर कम संशोधन हुआ है, और 2 साल पहले महिको और इंडिगो, एक अमेरिकन कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर चालू किया जिसका नाम है ग्रो इंडिगो। इस जॉइंट वेंचर का सबसे पहला कारण ये था कि हमारी ऐसी सोच विचार थी कि अपनी जो सॉइल हेल्थ है, मिट्टी की जो आज के दिन में जो हेल्थ है उसको अपन कैसे अच्छा बनाएं, और किस तरह से उसको जिससे कि फसल अच्छी पैदा होए और आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी खेती की जो उत्पादन है वो बना रहे। इसलिए ये जॉइंट वेंचर की स्थापना हुई है। इसमें महिको पहले से एक बायो फर्टिलाइजर प्रेरक बोलकर उस प्रोडक्ट पर काम करती थी, जिससे कि
अपने जो एनपीके अप्लाई करते हैं तो उसका ज्यादा में ज्यादा पौधा किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सके, उसका वापर कर सके, उसको वो सहायता करता है प्रेरक जो माइक्रोबियल कंसोर्शियम या बायो फर्टिलाइजर अपन कहते हैं। उसी तरह से इंडिगो कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने काफी सारी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया पर संशोधन किया है, जिससे कि नए नए ट्रेट्स या जिससे कि पौधों की बढ़ाई अच्छी तरह से हो, जिससे पानी का यूटिलाइजेशन या पानी का वापर अच्छा हो, या टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो पौधे उसमें खड़े रह सके बिना डैमेज के। इस तरह से उनकी काफी संशोधन है इस बारे में। सो महिको और इंडिगो दोनों के ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको जॉइंट वेंचर ग्रो इंडिगो में हमने लाया है। सबसे पहले तो प्रश्न ये होता है कि ये इसकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि अपने ऑलरेडी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं, एनपीके अपन जो डालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पौधा सब चीज को पूरी तरह से वापर नहीं सकते हैं। सो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपन जो डालते हैं जिससे कि पौधे की इफिशिएंसी बढ़ती है, वो बढ़िया तरह से ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वापर सकते हैं। दूसरे हैं तो ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट की वजह से जो जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिगो की एक एंडोफाइट बोलकर एक जो कैटेगरी होती है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उससे पौधा पानी बढ़िया वापर सकते हैं, जिससे कि कम पानी में भी पौधे की प्रोडक्टिविटी या नुकसान कम होता है। इस तरह से ये अलग अलग माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स हम लोग ला रहे हैं, जिससे कि जो कोई ट्रीटमेंट्स जो है वो सीड कोटिंग या सीड ट्रीटमेंट बोलकर वापरी जाती है। इसमें फायदे तो बहुत से हैं और बहुत किसान आज भी ये वापरते हैं। जैसे अलग अलग एरियाज में लोकल कंपनीज वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बायो फर्टिलाइजर की क्वालिटी काफी ऊपर नीचे होती है, और कोई फर्टिलाइजर वाले कहते हैं कि आप आज उसको ट्रीट करो और कल ही उसको पेरना होगा, क्योंकि बाद में वो काम नहीं करेगा। ये सब चीज गलत है एक तरह से। अगर क्वालिटी बायो फर्टिलाइजर की अच्छी हो तो आपको इन चीजों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे हम प्रेरक का, मैंने कहा कि प्रेरक एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग, यानी जिससे पौधे अच्छे बढ़े, ऐसे उसकी प्रॉपर्टीज है, तो उसे आप सीड पर लगाकर आप 4-6 महीने भी रख सकते हैं, तभी भी आपको इस प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब भी आप बीज बोओगे तो इसका आपको फायदा होगा। उसी तरह से बायो फर्टिलाइजर में दूसरी कैटेगरीज भी होती हैं जो सीड ट्रीटमेंट नहीं बल्कि आप फोलियर स्प्रे बोलकर उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको सॉइल में ग्रैन्यूल्स बोलकर डाल सकते हैं। तो इसी तरह से ये अलग अलग बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरह की ट्रीटमेंट्स वापरने से किसान को फायदा होगा। दूसरी किसान को एक फायदा होगा जो प्रोडक्टिविटी की तरफ होगा, जो प्लांट हेल्थ यानी पौधे फसल अच्छी तरह से उगे उस तरफ होगा। पर इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि जो अपनी मिट्टी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सॉइल हेल्थ कार्ड का शुरुआत किया था कि अपनी मिट्टी की तबीयत कैसी है एक तरह से अपने ऐसे ध्यान कर सकते हैं, तो कि उसको कैसे अपने मेंटेन करें और उसको कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बना के रखें, जिससे कि एग्रीकल्चर जो कहते हैं सस्टेनेबल हो, बना रहे आगे चलकर भी। तो ये जो नेचुरल बायो फर्टिलाइजर जो ट्रीटमेंट्स अपने करते हैं, उससे ये एक बहुत काम वाली चीज है, और किसानों ने इसे बड़े नंबर में वापरना चाहिए, क्योंकि इससे फसल अच्छी होगी और सॉइल मिट्टी की अपनी जो हेल्थ है वो उस पर भी इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज ये भी है कि अपने एक बायो फर्टिलाइजर का जो सबसे पहले अपने
ये सोचते हैं कि एनपीके के लिए वो बायो फर्टिलाइजर का अपन यूज कर सकते हैं। पर आज हम देखते हैं और बाजार में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो अलग अलग सिर्फ एनपीके के लिए ही नहीं, पर जैसे मैंने कहा कि अगर पानी की कमता है और अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है, या अगर प्लांट में पौधे में कोई बीमारी हो तो उसमें अभी जैसे फंगल ट्रीटमेंट्स आती है जिससे जिससे कि डिजीज कंट्रोल हो सकता है। तो अब ये संशोधन जो चल रहा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, ये एक कंसोर्शियम फॉर्म में आता है जिसमें कि एक ही नहीं बल्कि 3, 4, 5 अलग अलग बैक्टीरिया का मिक्स होता है जो आप आपके सीड पर लगाओगे या फोलियर स्प्रे में करोगे, जिससे आपको आगे चलकर फायदा होगा। इसमें जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा इशू जो है वो क्वालिटी का है, और सभी किसान भाइयों ने ये बहुत ध्यान से करना चाहिए कि आप अच्छी ब्रांड का ब्रांडेड यानी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही आप वापरें, जिससे कि आपको जो फायदा मिलना चाहिए इन ट्रीटमेंट्स का वो मिलेगा। अब मैं तीसरी चीज आपसे जो बात करना चाह रही थी वो है एक डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में। डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ चर्चा चल रही है और हर कोई डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करना चाहते हैं, जिससे कि आज के दिन में स्पेशली अब देखते हैं कि जैसे कोविड-19 के वजह से आप बाजार में घूम नहीं सकते हैं, आपको मटेरियल जल्दी से मिलता नहीं है, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब चीजों को देखते हुए एक हमारा ऐसा विचार है कि काफी कुछ जो आज खरीदी होती है, फार्मर्स जो इंफॉर्मेशन की देखते हैं, जैसे नॉर्मली बाजार में जाकर रिटेलर्स की दुकान पर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपको जो माहिती मिलती है, तो ये सब चीज जो है आज अपने फोन के ऊपर आपको तैयार मिल सकती है। और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस आपके फोन पे पॉसिबल है। उसी तरह से ग्रो इंडिगो ने भी 2 चीज ऑलरेडी चालू की है। एक है ग्रो ऑनलाइन जो कि रिटेलर यूज कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग कंपनीज के, बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स आज भी उनको खरीदने के लिए देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट्स फिर फार्मर्स को, किसानों को जाएंगे। उसी तरह से एक तरफ से अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, दूसरी तरफ से अपने मार्केट, फार्मर्स के, किसानों के लिए मार्केट क्या है ये बहुत 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 नामी होता है, और वो कैसे अपने अच्छे से अच्छे दाम उसको मिल सके जो भी अपने प्रोडक्ट होता है। तो उसके लिए एक ग्रो मंडी बोलकर हमने एक ऐप चालू किया है, जिससे फार्मर्स है तो किसान भाई अपने जो भी क्रॉप्स लगाए हैं, फसल लगाए हैं, और कितनी फसल आई है वो ऐप पर डाल सकते हैं। और दूसरी साइड में जो खरीदी करने वाले हैं, जो कंपनीज है, आपके कमीशन एजेंट्स जो होते हैं वो लोग इसी ऐप के ऊपर वो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट्स के लिए उनकी ऑफर हो सकती है कि ये प्रोडक्ट के लिए वो ये दाम देने के लिए तैयार है, और अगर किसान भाई को वो दाम ठीक लगता है तो आप वो डायरेक्टली यानी सीधा उन्हीं के साथ में आप ये सौदा कर सकते हैं। इसमें है तो फिर आपको जो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है कि अब वो माल को खेत से दुकान कैसे पहुंचाए या खेत से फैक्ट्री कैसे पहुंचाए, इसके लिए भी वो सुविधा यहाँ पर तैयार हो सकती है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में मुझे लगता है कि संशोधन जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जिससे कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजीज और अलग अलग नए तरीके, डिजिटल तरीका जो है, जिससे कि किसानों को फायदा होवे, उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले उनकी फसल के लिए।
तो संशोधन की बहुत बहुत जरूरत है। और अभी स्पेशली कोविड-19 के दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों पर किसान भाई का भी बहुत बहुत इंटरेस्ट है। उसके साथ में ये मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ में बात करना चाह रही थी। तो मैं अब है तो प्रश्न प्रश्न के की तरफ जाती हूँ। उसमें लिखा है एक सबसे पहला प्रश्न है कि अगर अपने प्रेरक यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है या नहीं है, या नहीं वापर सकते हैं। सो ये प्रेरक जो है आज के दिन में इसमें 3 चीज का, और ऐसे ही अलग दूसरे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, पर इसमें 3 चीज का अपने ध्यान कर सकते हैं। एक तो है जो ऑलरेडी नाइट्रोजन सॉइल में है वो कैसे अच्छी तरह से वापर सके, एक। दूसरा है तो फॉस्फोरस जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल में बंधा हुआ होता है, पर वो पौधा है तो उसको वापर नहीं सकते हैं। तो ये माइक्रो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे वो उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं, जिससे कि पौधा उसको ले सकते हैं। आज के दिन में अपनी जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है उसकी लेवल जो अपने ऑप्टिमम यानी अच्छे से अच्छी फसल आने के लिए जो चाहिए उससे हमेशा कम होती है। सो ये आप जो बायो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो उससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब आगे चलकर हम ये भी सोच सकते हैं कि आज अगर आप 70 किलो फर्टिलाइजर लगाते हैं तो आगे चलकर आप थोड़ा उससे कम फर्टिलाइजर लगा सको, और इस तरह से ये आगे चलकर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का कम यूज होने का पॉसिबिलिटी है। पर आज के दिन में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको बिल्कुल मत अप्लाई करिए। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये प्रेरक जैसे फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर होते हैं, तो उसमें वो आप यूज करते हैं उसमें, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। दूसरा प्रश्न है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग मौसम जो होता है उसमें किस तरह से व्यवहार वो कैसे रहते हैं। सो मैंने जैसे कहा कि काफी सारी बायो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट बाजार में है जो उनका रेकमेंडेशन होता है कि आज आप उसको आज ट्रीट करिए और इमीडिएटली यानी ताबड़तोब आपको वो लगाना होता है खेत में। पर अगर आपका कंसोर्शियम और जो होता है माइक्रोबियल कंसोर्शियम जो होता है अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो उसकी स्टेबिलिटी होती है उसमें। अगर आप 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी गर्मास हो तो भी ये फर्टिलाइजर आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक रह सकता है जिस कंडीशन में आपने उसको खरीदा था। सो अलग अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, पर अपने जो सीजन जो होता है उस पीरियड में ये फर्टिलाइजर की स्ट्रेंथ बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें आगे वाला प्रश्न है कि इस एप्लीकेशन से यील्ड यानी आपकी पैदावार में कुछ फर्क होता है क्या। हमने देखा है अलग अलग क्रॉप्स में, तो आज के दिन में हम लोग कॉटन के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग सोयाबीन के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, वीट है, चिकपी है, गेहूं है, और अलग अलग अपने जो दालें होती हैं उस पर सब पर ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हमें कम से कम 5 से 15 तक के यील्ड का इम्पैक्ट होता है, ऐसे हमने देखा है। कोई क्रॉप में ज्यादा होता है पर कम से कम इतना 5% तो आप बिल्कुल मान के चल ही सकते हो। दूसरी एक बात एक और दिखाई देती है कि जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो तो दूर से आपको नजर आता है कि कौन सा प्लॉट में ट्रीटमेंट किया हुआ है, क्योंकि आपका प्लांट जो पौधे जो होते हैं उसमें ज्यादा हरा रंग दिखाई देता है, जो ग्रीननेस अपने कहते हैं वो होता है, और जो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी असर होता है।
एक हमारे किसान भाई ने ये कमेंट किया है, एक्चुअली ओमकार पाटिल साहब ने बताया है कि उन्होंने प्रेरक यूज किया था और उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। धन्यवाद। आगे वाला प्रश्न है कि ये जो बैक्टीरिया है ये लोगों के लिए हार्मफुल है क्या, या बीमारी या कुछ करते हैं क्या, ऐसे कर कर ये जो बैक्टीरिया है ये सब सेफ है। हम लोग जो बैक्टीरिया का कंसोर्शियम बनाते हैं वो कॉम्बिनेशंस इस तरह से होते हैं कि जो पौधों को भी हार्म नहीं करें और लोगों को भी हार्म नहीं करें। तो ये एकदम सेफ है, इसकी टेस्टिंग भी होती है और सरकार भी इन सब चीजों का ध्यान करती है कि इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होए। आगे वाला प्रश्न है कि 1 एकड़ का कॉटन का सीड ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट का क्या कॉस्ट होता है? कॉटन का ट्रीटमेंट का 1 एकड़ के लिए प्रेरक का 180 रुपया का ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है। ये जो MRP की बात कर रही हूं मैं जी। और जिस तरह अभी जैसे प्रश्न और आते हैं तो मैं आपसे बताऊंगी कि वो क्या पूछ रहे हैं। जब तक अगला प्रश्न होता है तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी जो चालू हो रहे हैं, आ गए हैं, और जिससे कि फार्मर्स और रिटेलर्स दोनों को ज्यादा से ज्यादा माहिती होती है, जिससे आजकल आप देखते ही हैं कि अपने मोबाइल फोन का कितना सब किसान भाइयों के पास मोबाइल फोन बढ़ते जा रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो मिलती है उस वजह से किसान भाई अपना जो डिसीजन करते हैं वो इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जो पहले अपने पास नहीं होती थी। तो ये एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये एक बड़ा फायदा है। अगला प्रश्न है कि ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स वापरने से, यूज करने से खेतों पर कोई नेगेटिव असर होता है क्या? इससे ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स जो होती है वो उससे खेतों पे पॉजिटिव यानी अच्छा असर होता है, और लॉन्ग टर्म में भी जो मैं कह रही थी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने खेत बने रहें और अच्छे से अच्छी पैदावार होए, ये ट्रीटमेंट्स वापरने से जो मिट्टी में जो माइक्रोबियल्स का ये अपना ये होता है, मिक्स होता है, तो ये जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से कभी कभी कम हो जाता है, और ये बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट करने से ये फिर से सॉइल जीवंत हो जाती है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं, और ये इससे कोई नेगेटिव नहीं होता है। एक प्रश्न है कि इज इट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक? ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आज के दिन में हमारे प्रोडक्ट पर नहीं है, पर हम ये जरूर देखेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं जिससे कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है वो भी उन्हें यूज कर सकें। ये प्रेरक ट्रीटमेंट जो होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक ट्रीटमेंट सब क्रॉप के लिए नहीं चलती है। तो ये जो संशोधन हम जो करते हैं उसमें हम ये पहले टेस्ट करते हैं कि कौन सी फसल के लिए कौन से माइक्रोबियल ट्रीटमेंट अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरह से उसका आपको असर दिखेगा। तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग बैक्टीरिया को एक साथ में लाकर वो क्रॉप वाइज यानी क्रॉप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, और इसमें जो प्लांट के लिए जो अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वही आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि ये ट्रीटमेंट है महाराष्ट्र में अवेलेबल है या और कहाँ पर अवेलेबल है? ये हम लोग है तो अभी सब क्रॉप्स के लिए जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अवेलेबल है, आंध्रा में अवेलेबल है, MP में अवेलेबल है, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, ये सारे
हम देख रहे हैं ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल है। सो अभी जो सीड ट्रीटमेंट जो है, अब हमारे पास तो अभी बारिश भी चालू हो गई। बारिश मानसून की बारिश नहीं है अभी, पर ये तूफान के वजह से थोड़ी जो बारिश हो रही है उससे किसान की सब तैयारी है कि जल्दी में जल्दी फसल लगावें। तो ये आप जरूर ये ट्रीटमेंट का आप ध्यान करिएगा और देखिए और लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि ये प्रोडक्ट्स कौन सी क्रॉप्स के लिए है। अभी खरीफ क्रॉप्स के लिए मैं बताऊंगी कि अभी सोयाबीन के लिए प्रोडक्ट है, कॉटन के लिए प्रोडक्ट है, मक्का के लिए प्रोडक्ट है, और दूसरी जो पल्सेस होती हैं मूंग के लिए है, और तूर दाल के लिए भी है। तो ये सब चीज अवेलेबल है। इसमें अगला प्रश्न है कि इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स के साथ, यानी बोटैनिकल प्रोडक्ट्स या बायोपेस्टिसाइड्स हैं, तो उनके साथ में किस तरह से है। तो इनकी आज के दिन में जो हम लोगों ने टेस्टिंग की है तो उसमें कंपैटिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। सीड ट्रीटमेंट जो है वो जो लगाते हैं तो जैसे ही आप बीज लगाओगे खेत में तो उसके जो असर आपको दिखाई देते हैं, इमीडिएटली दिखाई देते हैं, और कंपैटिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। अगला प्रश्न इस बारे में है कि आप एक बार ट्रीटमेंट करते हो तो इसका असर कितना टाइम होता है। इसका एक बार माइक्रोबियल जो ट्रीटमेंट होती है, बैक्टीरिया होती है, सॉइल में जाती है तो उसका असर पूरा सीजन चलता है। और स्पेशली जो हमारे एंडोफाइट भी जो है इस ट्रीटमेंट में होते हैं वो तो प्लांट में अंदर, पौधे में अंदर जाते हैं, और पूरा जब तक पौधा बढ़ता रहता है वैसे उसी तरह से ट्रीटमेंट भी बढ़ती रहती है। सॉइल में बैक्टीरिया तो हमेशा रहेंगे। लगाने का कारण, हर बार लगाने का कारण एक है कि इसकी जो नंबर होती है, कितने बैक्टीरिया अवेलेबल है। और आज के दिन में जो मैं कह रही थी कि अपनी सॉइल है तो उसकी हेल्थ इतनी नहीं है जितनी अपनी होनी चाहिए, तो इस बार नंबर बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट हर बार लगाते हैं। आगे प्रश्न है कि इस ट्रीटमेंट से कॉटन सकिंग पेस्ट पर कुछ असर होता है। ये ट्रीटमेंट जो है वो आज के दिन में सकिंग पेस्ट के लिए नहीं है, इसलिए आपको उस पर कुछ असर नहीं दिखाई देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका वापर हो सकता है। ये सर्टिफाइड नहीं है, पर इसमें कोई केमिकल कंटेंट नहीं होने के वजह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सूटेबल होगा। और अब है तो हम हमारा जो 30 मिनट का टाइम है उसके लिए हम उसके खत्म होने का टाइम आ गया है। तो मैं सिर्फ आपको फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए ये मौका दिया। और ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स है उसका मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो आने वाले दिनों के लिए सस्टेनेबिलिटी जो अपने कहते हैं कि किस तरह से अपनी सॉइल हेल्थ बनाए रखें, किस तरह से एक साइड में और दूसरी साइड में पौधे से जितना ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी अपने मिलती रहे, इसके लिए ये इसका काफी जरूरी महत्व है। और आप उसे जरूर ध्यान करिएगा, देखिएगा। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो हमको बताइएगा। और इससे आगे आने वाले दिनों में किस तरह से एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम नहीं बट सॉल्यूशन, इस तरह से अपन उसको ध्यान करें, तो ये जो मैंने अभी ट्रीटमेंट्स और का बताया है वो एक बड़ा महत्व का बात है। मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद कहती हूँ। नमस्ते।